नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने भारतीय कंपनी पर आरोप लगाया है। इसका उज्बेकिस्तान की सरकार ने भारतीय कंपनी पर आरोप लगाया है। मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाती है कफ सिरप। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि बच्चों ने पी थी डॉक मैक्स सिरप। कफ सिरप पीने के बाद सांस लेने में परेशानी हो रही थी और 18 बच्चों की मौत हो गई है। 18 बच्चों की मौत उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से हुई है और उज्बेकिस्तान की जो सरकार है वो भारतीय कंपनी पर आरोप लगा रही है। लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि जो सिरप उन्होंने पी है वो भारत की नहीं है। कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है उज्बेकिस्तान में। तो बच्चों ने डॉक मैक्स कफ सिरप पिया था और कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। उज्बेकिस्तान का भारतीय दवा कंपनी पर आरोप, उन्होंने कहा है कि भारतीय कंपनी का जो सिरप है वो इन बच्चों ने पिया था, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। डॉक्टरों ने किसी दूसरे सिरप का दावा किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि दूसरा सिरप बच्चों ने पिया था। तो कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई है। उज्बेकिस्तान का भारतीय दवा कंपनी पर आरोप लगातार लगाया जा रहा है। बच्चों ने डॉक मैक्स कफ सिरप पिया था। डॉक मैक्स सिरप बनाने वाली कंपनी का अब इसमें जो है देखा जा रहा है हाथ है। हालांकि इसी डॉक मैक्स सिरप बनाने वाली कंपनी का बयान सामने आया है। डॉक मैक्स सिरप में कुछ भी गलत नहीं है, ये कंपनी ने कह दिया है। मामले की जांच कर रही है ये मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है। जांच में पूरा सहयोग भी करेंगे। मैरियन बायोटेक लिमिटेड ने कहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डॉक मैक्स सिरप पिया है, उसमें डॉक मैक्स की तरफ से बयान सामने आया है और कहा गया है कि 10 साल से हम सिरप बना रहे हैं और ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। तो डॉक मैक्स सिरप बनाने वाली कंपनी का बयान आया है। इसको लेकर उनका कहना है कि सिरप में कुछ भी गलत नहीं है। 10 साल का वक्त हो चुका है, लगातार हमारे ब्रांड को यूज किया जा रहा है और अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। डॉक मैक्स सिरप बनाने वाली कंपनी ने बयान दिया है। वो चूंकि जो हमने न्यूज में देखा है, जो है ना, जो मीडियाज में आया है, वो एक ही डॉक्टर से के बीच जो है एक ही डॉक्टर के अंदर है, वो बस स्पीशियस है। अभी कुछ कह नहीं सकते जो है, इस पे जो है क्या मैटर्स है, हमारे दवा के वजह से आया या और कोई इश्यूज है, मतलब जो है क्योंकि हाँ डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट इसमें इंक्वायरी कर रही है। जो रिपोर्ट सामने आएगी जो हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एज ऑन डेट जो करीब 10 साल से ऊपर है, मोर देन 10 ईयर्स जो है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था कंपनी की तरफ से। उनका ये सीधा कहना है कि हमें 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और आज तक ऐसी कोई शिकायतें सामने नहीं आई हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? उज्बेकिस्तान का ये आरोप है कि भारतीय दवा कंपनी की वजह से ही 18 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन डॉक मैक्स का ये कहना है कि हमें तो 10 साल से काम का एक्सपीरियंस हो गया है, ऐसी कोई शिकायत इससे पहले नहीं आई है। क्या है पूरा मामला? पीयूष, एक बार विस्तार से बताएं क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में। देखिए अंशिका, सीधे तौर पर जिस तरह से उज्बेकिस्तान की सरकार ने और वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया है, उसके बाद से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ड्रग कंट्रोल यूनिट जो है वो एक्टिव हो चुकी है। हालांकि उसने जांच की बात कही है और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल यूनिट और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की ड्रग कंट्रोल यूनिट इस बारे में जांच भी कर रही है और जांच करके जो उचित कार्रवाई होगी, अगर गलती है दवा निर्माता कंपनी की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य मंत्रालय के और खास तौर पर फार्मा मंत्रालय के जो सूत्र हैं, उनका कहना यह है कि हम जांच कर रहे हैं। इसके पहले गाम्बिया में भी इसी तरह का मामला आया था, लेकिन जांच में कहीं किसी भी तरह से कोई कमी नहीं पाई गई दवाओं में। और उसके बाद WHO ने जो स्पष्टीकरण दिया था, जो मेल की थी, उस पर जब भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया तो उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अब इसी मामले में उज्बेकिस्तान सरकार ने इसी तरह से वहां पर 18 बच्चों की मौत के मामले में
सिरप को गुनहगार ठहराया है और उसे तत्काल वहां प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। लेकिन अब जांच जो है भारत सरकार करेगी और भारत सरकार उस जांच को देखेगी, उसके बाद जो चीजें हैं वो सामने रखेगी। ठीक है, लेकिन ठीक है पीयूष, लेकिन देखिए 18 बच्चों की मौत से उज्बेकिस्तान की जनता भी दहशत में है। हालांकि इस कंपनी की अगर हम बात करें पीयूष, तो कंपनी का कहना है कि हम 10 साल से काम कर रही हैं, ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, न ही ऐसे कोई शिकायतें सामने आई है। बट सवाल यहाँ ये है कि क्यों उज्बेकिस्तान भारत की ओर इस तरीके से आरोप लगा रहा है? इसके पीछे क्या कोई एजेंडा है? देखिए, जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि पूरे फार्मा सेक्टर में एक समय था कि जब फार्मा सेक्टर में हमारे अधिकतर दवाएं जो हैं बाहर से मंगाई जाती थीं, और आज की डेट में भारत अधिकतर दवाओं को बाहर सप्लाई करता है। और ऐसे में साफ जाहिर है कि भारत की जिस तरह से फार्मा सेक्टर में बढ़ती हुई क्षमता है, उस क्षमता के बाद तमाम ऐसे देश हैं जो भारत की दवाओं पर सवाल उठाते जा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। और शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि इसके पहले अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर से, तो जिस वक्त कोविशील्ड वैक्सीन जो थी वो भारत में लगाई जा रही थी कोविड के दौरान, और जब वो कोविशील्ड वैक्सीनेटेड लोग बाहर के देशों में यात्रा करने के लिए जाने वाले हुए, तो इंग्लैंड ने सबसे पहले इसमें एक एडवाइजरी जारी की थी। आपको याद होगा अंशिका, उन्होंने कहा था कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने। ठीक है पीयूष, कोई बात नहीं, आप ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो भारतीय दवा कंपनी के सिरप से उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले की जांच जारी है। ऐसे में कुछ दिन पहले का वो मामला भी याद आ गया है जब अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारतीय दवा कंपनी के कफ सिरप पर जानलेवा होने के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में इस मामले में मैडेन फार्मा को क्लीन चिट मिल गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बड़े बदलाव की तैयारी में चुनाव आयोग नजर आ रहा है। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी देखने को मिलेगी। रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। देश में कहीं से भी वोटिंग अब संभव है। अगर आप अपने घर नहीं आ पा रही हैं, अगर आप अपने इलाके में नहीं आ पा रही हैं, तो आप किसी भी कोने में हैं देश के, आप वहां से वोट कर सकेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग कुछ बदलाव करने जा रहा है। इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया में कहीं से भी आप वोट कर सकेंगे। हालांकि इस बदलाव को कैसे देखा जाएगा आने वाले समय में जनता की तरफ से, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा ऐलान है चुनाव आयोग की तरफ से। रिमोट के जरिए जो वोटिंग होगी उसमें क्या कुछ चीजें ऐड ऑन की जाएंगी, इसको अभी देखना होगा। तो रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। देश में आप कहीं से भी वोटिंग संभव है। तो कहीं से भी देश में अब वोटिंग संभव है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि परेशानी लोगों को होती थी, लोग छुट्टियां लेते थे चुनाव के दौरान, स्पेशली अपने ऑफिस से, तो कुछ लोग नहीं पहुंच पाते थे, वोट नहीं डाल पाते थे। अभी हाल ही में जो वोट हुए हैं, जहां जहां पर वोटिंग हुई है, वहां के वोट प्रतिशत में कमी भी देखी गई है कुछ कुछ जगहों पर। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी माना जा रहा था कि लोग अपने स्थान तक पहुंच नहीं पा रहे थे, लोग अपने एरिया में नहीं आ पा रहे थे जहां पर उनको वोट डालना है कुछ रीजंस की वजह से, जिसके बाद कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। तो अभी क्या है प्रक्रिया, ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। वोटिंग सेंटर पर जाना होता है, ज्यादातर ईवीएम के जरिए वोटिंग डालते हैं। वोटर आईडी कार्ड या कोई दूसरा सरकारी फोटो आई कार्ड दिखाना जरूरी होता है। अब देखिए बदलाव क्या हो सकता है, ये भी आपको बता देते हैं कि कौन से बदलाव हो सकते हैं। वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी, घर बैठे आपको वोटिंग की सुविधा मिल सकती है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से इस पर राय मांगी है कि अगर हम ये बदलाव करते हैं, अगर हम ऐसी सुविधा लाते हैं, तो क्या राज्य सरकारें इसको लेकर अपना समर्थन देंगी, क्या राज्य सरकारें इस पर खुश होंगी, क्या राज्य सरकारें वैसी व्यवस्था कर पाएंगी। तो पहले क्या चीजें थी, अब क्या चीजें हैं, ये आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। और ये भी समझने की कोशिश कीजिए जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है वो आज के इस दौर में, डिजिटल दौर में, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। राहुल की सुरक्षा पर सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी की सुरक्षा पर सीआरपीएफ का बयान सामने आया है। कांग्रेस के पत्र के बाद सीआरपीएफ का बयान आया है। राहुल ने 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है।
ये सीआरपीएफ ने कहा है। सीआरपीएफ ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सुरक्षा के नियम तोड़े हैं। राहुल की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय ने ये जानकारी जो है दी गई है। तो सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय में ये जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी ने खुद ही ये नियम तोड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने दरअसल एक पत्र, एक चिट्ठी लिखी है अपनी सुरक्षा को लेकर। गृह मंत्रालय को ये चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी ने, और ये चिट्ठी राहुल गांधी ने हरियाणा में और बीजेपी शासित राज्यों में जाने से पहले लिखी है कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा जाए। जिसके बाद अब सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि सीआरपीएफ की तरफ से ये बयान गृह मंत्रालय में दी गई है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में खुद ही नियम तोड़े हैं, और वो भी 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन राहुल गांधी ने किया है। खबर बिहार से, जहां दलाई लामा की जासूसी का मामला सामने आ गया है और पुलिस ने चीनी जासूस का स्केच जारी कर दिया है। महिला पर दलाई लामा की जासूसी का आरोप लगा है। दलाई लामा की सभा में महिला देखी गई थी और एक स्केच बना दिया गया है और इस स्केच को जारी कर दिया गया है। हालांकि जासूसी की जा रही है दलाई लामा की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया और एक स्केच बनाया गया है। और उस स्केच में महिला का जो जिक्र है वो किया गया है कि एक महिला है कोई जो जासूसी कर रही है, जिस महिला को कई कार्यक्रमों में देखा भी गया है। दलाई लामा की जासूसी का ये पूरा मामला है और चीनी जासूस का स्केच भी जारी कर दिया गया है। ये महिला चाइना से है, चीनी जासूस है। महिला पर दलाई लामा पर जासूसी का आरोप लग रहा है और उसे कई बार दलाई लामा के सभा में देखा भी गया है। और इस बीच आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त केंद्र शासित राज्यों के तमाम जो मुखिया हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस मीटिंग का होगा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हाल के दिनों में लगातार आतंकवादियों की गतिविधियों को देखने के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, उसको लेकर खासतौर पर इसमें चर्चा की जा रही है। तो अमित शाह की इस मीटिंग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर अमित शाह जो है इसमें बातचीत करेंगे, जितने भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए अमित शाह की तस्वीर दिखा रहे केंद्र शासित प्रदेशों की ये अहम बैठक हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की बैठक से, ये सीधी तस्वीर जहां अमित शाह आईबी मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। आईबी मुख्यालय में ये उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और इसके साथ ही अमित शाह कई अधिकारियों के साथ अभी मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुरक्षा का मुद्दा, जम्मू कश्मीर को लेकर जो सुरक्षा का मुद्दा है उसको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी कि आखिर सुरक्षा को और कैसे बढ़ाना है, कैसे और भी ज्यादा सख्त करनी है सुरक्षा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आतंकवादी बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार वो योजनाओं को तैयार कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अमित शाह जो है एक मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों के साथ और ये मीटिंग शुरू हो गई है। तो अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की कई अधिकारी इसमें मौजूद हैं। आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों की ये अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो अमित शाह की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां अमित शाह आईबी मुख्यालय में इस वक्त उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी सरकार एसएलपी दायर करेगी। एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी यूपी सरकार। आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होगी। आज एसएलपी दाखिल होगी, लेकिन ये बहस 1 जनवरी को होगी। तो देखिए एसएलपी की अगर हम बात करें तो एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन इसे कहा जाता है और
कोई भी फैसला जो कोर्ट की तरफ से लिया गया है, स्टेट कोर्ट की तरफ से लिया जाता है, अगर उससे कोई सहमत नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की जाती है। तो उसकी खासियतें क्या कुछ हैं ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें कि ये कहा गया कि ओबीसी आरक्षण को अभी नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही जितने भी ओबीसी आरक्षित सीटें थी अब उनको जनरल माना जाएगा, लेकिन अब इसको अस्वीकार करते हुए सरकार की तरफ से एसएलपी दाखिल की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। आयोग का गठन कर दिया है और हर स्थिति में हम ओबीसी समाज के हकों के साथ हैं, उनके बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे और चुनाव शीघ्र हो। उत्तर प्रदेश की जनता को नए स्थानीय निकायों में नए इलेक्टेड लोग मिले, इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। अभी कोई तय समय सीमा नहीं है, लेकिन शीघ्र से शीघ्र सौंपेगा। एक एसएलपी भी फाइल करी जा रही है। एसएलपी में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर हम काम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। अभी आपको कुछ घंटों में जानकारी मिल जाएगी। तो झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी ने श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में राजद कोटे से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या उपलब्धियां रही, क्या नाकामियां रही अगर विपक्ष की ओर से कहा जाए तो। ये क्या मानते हैं सत्यानंद जी, क्या उपलब्धियां रही खास करके? सबसे पहले ये जानना चाहिए। देखिए, हम कह सकते हैं कि झारखंड बने 22 वर्ष हुआ है, यानी युवा झारखंड है, और राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं वो भी युवा हैं। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, सरकार आती है जाती है, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी मूल वासियों के लिए जो काम किया है तो 3 वर्षों में बेमिसाल है। जो जंगल पहाड़ खेत खलिहान में गांव में जो रहते थे, जिनको प्रखंड में अंचल में जाने से कोई तवज्जो नहीं मिलता था, कोई उनके बातों को सुनता नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, लेकिन जो गरीब जंगल पहाड़ में है, लंगे हाल है, फटे हाल है, भूखे हाल है, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों ने चलाया कि आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न पंचायतों में हम लोग शिविर लगाया कि कौन कौन सा समस्या है, उसका निदान कैसे होगा। युद्ध स्तर पर जिसका लेबर कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, सभी हम लोग बनाकर देने का काम किया। और 60 वर्ष जिनका उम्र है, किसी भी समाज का, सभी को, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, पति पत्नी, सबको पेंशन, विकलांग को मृमसन है, कोई पति भी छोड़ दिया है, महिला सिंगल है तो उसका भी पेंशन। तो ये सरकार का गरीब के लिए बहुत बड़ा एक उल्लेखनीय कार्य है। इसके साथ साथ जो हमारे उच्च विद्यालय में एक भी टीचर नहीं थे, सब रिटायर हो गए थे, एक बिहार ने बहाल हुआ था। हम लोगों ने 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति की, जो अभी हर उच्च विद्यालय में 10-12 शिक्षक हैं, तो गुणवत्ता में सुधार हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ साथ कोविड काल में भी सरकार बेहतर तरीके से काम किया। 8 लाख मजदूर झारखंड से दूसरे प्रदेशों में जा काम करते थे, अफरा तफरी का माहौल था, ट्रेन बंद था, प्लेन बंद था, दुकान दौरी सब बंद था। राज्य सरकार ने सभी को ट्रेन से, प्लेन से सभी को लाने का काम किया, घर तक पहुंचाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सत्यानंद भोक्ता ने साफ तौर पर कहा कि विकास कार्यों को लेकर वो फोकस कर रहे हैं। विपक्ष क्या कहती है, संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही है, उनसे उन्हें कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। सहयोगी अक्षय के साथ कमल कुमार, न्यूज इंडिया, रांची। झारखंड के दुमका में कोविड-19 के नए वेरिएंट के कारण संभावित संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। तो वहीं कोरोना के प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में दुमका के सिविल सर्जन बच्चा प्रसाद ने कहा कि अस्पताल में बेड की पूरी व्यवस्था की गई है। तो वहीं सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार है तो वह अस्पताल जाकर कोरोना की जांच जरूर कराएं। जितने चाहिए वो बेड उपलब्ध है, दवा ठीक मात्रा में है, यदि घटेगा तो स्टेट से जरूर मिल जाएगा हमें समय पर। टेस्टिंग की व्यवस्था हमें उपलब्ध है। यहाँ जांच करने के लिए 2 लैब
कोवास लैब अभी हमारा चल रहा है, किट भी उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात कि वैक्सीनेशन जो हमें करना था, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज और बूस्टर डोज, वो पर्याप्त मात्रा में दुमका में किया जा चुका है। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि वो डरे नहीं, मास्क लगावें, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ से बचें, और यदि थोड़ा भी सर्दी, खांसी, बुखार या कोई लक्षण दिखाई देता है तो निश्चित रूप से जांच करावें, और जांच कराने के बाद जो रिजल्ट आता है यदि पॉजिटिव आते हैं फिर हम जीन सीक्वेंसिंग भी कराएंगे और उन्हें कन्फाइंड हो जाने की जरूरत है। घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना वैसा विशाल रूप में अपने देश में नहीं आएगा। यूपी के बुलंदशहर से है खबर, जहां पहासू के कई गांव में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते किसान खेतों में लाठी डंडे लेकर रात के समय में भी पहरा लगाने को मजबूर हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में किसानों को पहरा देने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की माने तो ये आवारा पशु गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो किसानों को फसल पकाने से पहले ही बर्बाद उनकी हो जाएगी। तो आप राम जी ये बताइए, आधी रात से अधिक का समय है और आप पहरा लगा रहे हैं खेतों में, क्या वजह है? ये 100 से गैया हमें एक किस्म ये तोड़ा का चूल्हा चल रहा है, गाय ने कि ये तमाम फसलों को नष्ट कर दो, और यह नॉर्मल बचेगा तो यह बालक बच्चे ने तो पालने का चाहिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत यह बचाएंगे, बच जाएगा। तो गौशाला नहीं है इधर? गौशाला नहीं है यहाँ। रात में छुट्टू छाड़ने की वजह से लगा रहे हैं जी। गाय और बिजार जो है ज्यादा है। गाय एक बार को तो बंदी हुई रही है, थोड़ी बहुत है, मतलब बिजार ज्यादा है, कम से कम 70-80 बिजार है गाँव में। नहीं तो आपके गांव में गौशाला नहीं है? आसपास नहीं है सर, तटबंदी में गाँव में बहुत ही जगह ऊपर ये बनाना ना चाह रहा हमारे गाँव को प्रधान जी, तहसील में कहले ही, और वहाँ पे तो मोबाइल पे तो रोज डांटती रहते हैं। नहीं ये बताइए कि कब तक पहरा लगाते रहेंगे आप? पूरी रात 24 घंटा, जब तक गेहूं ना कट के घर पहुंच जाएंगे जब तक। तो गुजरात में अब भजन के कार्यक्रम में नोट उड़ाने का एक फैशन बन गया है। दरअसल नवसारी के सूपा गांव में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और उर्वशी रादड़िया शामिल हुए थे। इस दौरान लोगों ने लोक गायकों पर नोटों की बारिश कर दी। ये भी बता दें कि बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नवसारी के पास में सूपा करप के गांव है, जहां पूर्णा नदी मां पूर्णा बहती है, उसके बिल्कुल बाजू में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो नेत्रहीन है, जिसको नेत्र के प्रॉब्लम है, आँख के प्रति जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए डॉक्टर भाविन जी है और उनकी पूरी टीम एक सेवा का भगीरथ कार्य करने का यहाँ से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे बड़ी नेत्र मंदिर बनने वाली है, आई हॉस्पिटल बनने वाली है, और आज इसकी वजह से ये हमारा गुजराती फोक का लोक डायरो रखा गया, उसमें काफ़ी दान मिले। करीबन मुझे लगता है 40-50 लाख रुपए से ज़्यादा दान ऑलरेडी मिल चुका है, और बहुत रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि जो गांव के बिछड़े लोग हैं, जो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, जो हॉस्पिटल जा नहीं सकते पैसों की वजह से, पैसों की तकलीफ की वजह से, उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर ये पूरे डॉक्टर की टीम 100 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, और ये भगीरथ कार्य की शुरुआत आज हो गई है आज। और मुझे आनंद है कि इस ट्रस्ट में मुझे भी उन्होंने विनती की तो मैं भी जुड़ गया हूँ, ताकि लोक सेवा का भगीरथ कार्य हो सके, और लोगों ने खूब रुपये उड़ाए, खूब दान की अविरत धारा चालू है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।